अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान है। सामीन, हमारा ये शो सुनते हैं हम आप हर पीर, मंगल और जमेरात को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक हॉट एफ 105 की स्टूडियो से लाइव। सामीन, आप जानते हैं कि हम इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को मदऊ करते हैं और आपकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं, क्योंकि आजकल के बहुत मसरूफ़ इस वक्त में कहीं ना कहीं हम अपनी, कहीं ना कहीं न तो नहीं कहूँगी, यकीनन हम अपनी सेहत को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन हम सबको आपकी फ़िक्र अभी भी है, इसलिए डॉक्टर्स और मैं मिलकर पूरी वो कोशिश करते हैं कि हम आपको हर उस बीमारी के बारे में आगाही दे सकें जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। सामीन, आप जानते हैं 14 नवंबर गुजर चुका है। पूरा महीना हम ज़ियाबतीस की अवेयरनेस के ऊपर काम करते हैं। वैसे तो कोई एक ख़ास महीना ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, इसका ख़्याल आपको पूरी साल हर दिन रखने की ज़रूरत है। और हमने अपने पिछले शोज़ में ये भी डिस्कस किया कि तर्ज़ ज़िंदगी कितना अहम है डायबिटीज़ से बचने के लिए, और जिन लोगों को डायबिटीज़ हो भी चुकी है वो भी किस तरह इससे दोस्ती कर सकते हैं और एक दोस्त की तरह इसके साथ ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। सामीन, आज का हमारा शो जेनिक्स फार्मा की जानिब से पेश किया जा रहा है और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की जानिब से। और आज हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात की। कल के शो में हमने पेचीदगियों के ऊपर बात की थी, और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सुनी सुनाई होती हैं। हम बहुत सारी आसपास भी, अगर हम सोशल मीडिया को उठा के देखें या और भी आपस में जब लोग एक दूसरे से बातें करते हैं तो एक की बात दूसरे को कह देते हैं और लोग उसके ऊपर अमल भी कर लेते हैं। यानी फ़र्ज़ी बातें बहुत सारी इस बीमारी के साथ कनेक्टेड हैं, इसी के साथ नहीं हर चीज़ के साथ कनेक्टेड होती है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ज़ियाबतीस में फ़र्ज़ी बातें क्या हैं और उसकी असल हकीकत क्या है। इस अहम टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर फातिमा ज़हरा स्टूडियो में मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट फजाइया। फजाया रुत पाओ मेडिकल कॉलेज कराची, एंड शी इज़ आल्सो एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है डॉक्टर फातिमा? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप और मैं पहले भी मुख्तलिफ टॉपिक पे डायबिटीज़ से हवाले से शो कर चुके हैं, और जैसे आप जानती हैं नवंबर का महीना, मैं चाहूँगी, वैसे तो मैं हर डॉक्टर से ये सवाल करती हूँ कि वाकई क्या हमारी, अगर हम अपनी आबादी की, अपनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करें तो कहते हैं कि जी हम पहले नंबर पे आ चुके हैं। क्या ये वाकई एक हकीकत है या अभी यही भी एक फ़र्ज़ी बात है? बहुत शुक्रिया अंबर, आपका भी और FM 105 का, और मैं यहाँ से आपके फोरम से जेनिक्स फार्मा और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस प्रोग्राम में। देखें, ये बात हकीकत है कि डायबिटीज़ हमारे मुल्क में बहुत तेज़ी के साथ फैल चुकी है। प्रिवेलेंस के हिसाब से अब ये बात हो रही है कि हर 4 में से एक बंदे को डायबिटीज़ है। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो नंबर्स 2030 में होने थे वो नंबर्स हमने जल्दी अचीव कर लिए। अब बात ये है कि देखें, सिर्फ और सिर्फ हर बीमारी का इलाज नहीं करना होता है, उस बीमारी के फैलने को रोकना भी होता है, और रोकथाम मुमकिन है, बचाव मुमकिन है। तो हमें अब जो है हमारे इतने जो एफर्ट्स कर रहे हैं, सोसाइटीज़ भी आ गई हैं, डॉक्टर्स भी आ गए हैं, गवर्नमेंट को भी लूप में लिया जा रहा है, उनके साथ भी अलाइंस किया जाता है। अभी भी KPK में गवर्नमेंट के साथ इनका कुछ पॉलिसी मेकिंग में एक स्टेप हुआ है पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी का। अच्छा। जी, तो उन्होंने मिल के उनसे कुछ, क्योंकि हम डिमांड कर रहे होते हैं बेवरेजेस के लिए और डाइट के लिए कि बच्चों की कैसे होनी है, क्या चीज़ें आप ऐसी करें कि जो अफोर्डेबल हों, और क्या चीज़ें ऐसी करें कि जो उनके लिए हार्मफुल हैं तो वो इतनी ज़्यादा वो नहीं हो। तो क्या डिस्कशन हुआ डॉक्टर फातिमा इसमें? इसमें जैसे अब हमारी टारगेटेड पॉपुलेशन देखें क्या होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने फ्यूचर की बात करते हैं, बड़े तो हैं, ठीक है, बड़ों को हम काउंसिल कर रहे हैं, समझा रहे हैं चीज़ें, जिनको हो गई है बीमारी उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते अब। तो हम ये तो कर सकते हैं कि उनको कंट्रोल करने की हिदायत हों, और फिर जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं, जिन पे हमारी तवज्जो नहीं थी, क्योंकि यही हमारी जनरेशन है, ये आज बीमारी डेवलप कर लेंगे तो हमारे ये नंबर्स और आगे चले जाएंगे।
तो अब यही बात हो रही होती है कि जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में और वैसे भी जो हैं जो कोला ड्रिंक्स हैं या बेवरेजेस हैं ऐसे या जिनसे वेट ज़्यादा हो सकता है, इनके ऊपर आप अपनी पॉलिसी रिवाइज कीजिए। कुछ टैक्सेस की बात है कि कहाँ पे हमें टैक्स कम करना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा करना चाहिए। देखिए जो बेसिक चीज़ें हैं, जो नेसेसिटीज़ हैं, उन पे कम होना चाहिए। तो ये इस यहाँ हवाले उल्टा से हिसाब है। हमारा थोड़ा उल्टा हिसाब है हमारे लिए वो इजीली अवेलेबल हैं चीज़ें जो ज़्यादा हार्मफुल हैं, और जो हेल्दी फूड्स हैं वो इतने इजीली अवेलेबल भी नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आई थिंक नाउ दिस इज़ द टाइम। हम पहले समझते थे कि शायद कोविड तो इतना बड़ा पेंडेमिक आया कि जिसने पूरी दुनिया को ही बंद कर दिया, लेकिन हम उससे तो बाहर आ गए। लेकिन इससे बाहर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, कोविड से भी ज़्यादा। जी, ये हमेशा जब कोविड आया था उसके बाद उस टाइम पे भी ये बात शुरू हुई थी कि जी हमारे लिए तो डायबिटीज़ पैंडेमिक है, कोविड तो जो है सो है, हमारे लिए तो डायबिटीज़ पैंडेमिक ही हो गई हुई है। बिल्कुल। और फिर उस दौर में भी जिन लोगों को डायबिटीज़ था या जो हार्ट पेशेंट्स है, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, वो लोग ज़्यादा रिस्क में भी देखे गए। वो रिस्क पे भी थे, फिर उसमें हमें स्टेरॉइड्स देने होते थे, तो स्टेरॉइड्स का खुद और अपना बड़ा रिस्क है कि जी डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है, हाइपरग्लाइसीमिया करता है, शुगर लेवल बढ़ाता है, तो और वो ज़रूरी दवाई भी थी कोविड के साथ। तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा मेरा ख़्याल है कि ऐसे मरीज़ों को ज़्यादा हो ज़्यादा गई। परेशानी भी हुई। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और फिर हमने ज़ाहिर है मुख्तलिफ शोज़ में ये भी बात की कि डायबिटीज़ सिर्फ़ आपको एक बीमारी नहीं, बल्कि वो सर से लेकर पैर तक आपके हर अज़ा को परेशान करती है। तो हम आज के अपने टॉपिक पे आते हैं, जब हम कहते हैं कि जी फ़र्ज़ी बातें और हकीकतें क्या हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी अब तो हमें डायबिटीज़ हो गई है और अब पूरी ज़िंदगी ये हमारे साथ ही रहेगी, ज़िंदगी भर ही रहेगी, तो अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इसका। तो क्या वाक़ई ऐसा होता है कि अगर आपको हो जाती है तो हमेशा ही रहती है, या कुछ चांसेस होते हैं इसमें? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है क्योंकि अब ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है? अब दौर के चेंज होने के साथ-साथ बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। ये हकीकत है कि डायबिटीज़ हो गई है तो वो हो गई है, ठीक है ना? और अब वो डायबिटीज़ के साथ चलना है मरीज़ ने। लेकिन इसमें एक बात मैं ऐड कर दूँ, अगर तो मरीज़ को जल्दी पता चल जाता है कि जी ये डायबिटीज़ हो गई है, टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रही हूँ, टाइप 1 नहीं। ठीक है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ अगर उसको पता चल जाता है, वो 5-6 महीने के अंदर-अंदर अपना इलाज की तरफ तवज्जो दे, तो उसकी डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। अब ये बात आ गई। वो किस तरह कि उसको अपना लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा मैनेज करना पड़ता है। खुराक के अंदर कंट्रोल और जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं वो, और अपना अगर उसका वज़न ज़्यादा है, क्योंकि अब रिस्क स्कोर की बात हो रही है। अगर रिस्क में हमारा एशियन होना तो है ही एक रिस्क फैक्टर, बिल्कुल। और अगर फैमिली में है, तो वो एक दूसरा रिस्क फैक्टर होगा। लेकिन बाकी के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। अगर उसके वो एडिशनल है मौजूद, वो सब कंट्रोल कर लेता है, तो 5-6 महीने के अंदर-अंदर उसकी शुगर्स कंट्रोल हो जाएँगी विदाउट एनी नीड ऑफ मेडिकेशन, मतलब दवा के बगैर भी ये मुमकिन है। लेकिन अब अगर वो सालों हो गए हैं कि शुरू में उसने वो डिनायल में रहा मरीज़, और उसके बाद 1-2 साल के बाद वो कंसल्ट कर रहा है और अब उसको दवा भी दी जा रही है तो वो नहीं ले रहा, तो फिर मुमकिन नहीं होता, मुश्किल होता रहता है। लेकिन अब ये स्टडीज़ आ रही हैं और वेस्ट में भी बड़ा प्रैक्टिस हो रहा है। मेरे कलीग भी हैं एक सीनियर बहुत, तो वो भी बताते हैं, उन्होंने भी एक ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पे वो डाइट के ज़रिए डायबिटीज़ को रिवर्स कर रहे हैं। वहाँ पे इस पे बड़ा काम हो रहा है यूएसए में। तो वो लोग अब ये कर रहे हैं कि जी वो तो खैर उन लोगों को भी उन्होंने ले लिया है जिनकी लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, मगर एक फिक्स्ड मील्स, फिक्स्ड पोर्शन जो भी है हिसाब से और एक्टिविटीज़ से वो करके अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस पे ट्रायल्स हो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मज़ीद और फ़र्ज़ी बातों पे बात करेंगे हमारे साथ ही, लेकिन छोटा-सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। सामीन आपकी कॉल्स भी हमेशा की तरह शामिल करेंगे 02111001005 के ऊपर। फेसबुक पेज पे आप हमें लाइव देख रहे हैं www.fe.com/hot105 के ऊपर। डॉक्टर फ़ातिमा ज़हरा आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, एसोसिएट प्रोफ़ेसर एंड कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। और हम बात कर रहे हैं आज फ़र्ज़ी बातें और हकीकतें डायबिटीज से रिलेटेड। हमारे साथ ही रहिए, ब्रेक लेके वापस आते हैं। सामीन, अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान है। सामीन, ये शो आप हमारा हॉट एफ 105 के स्टूडियो से लाइव सुन रहे हैं और 11 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा। हमारा ये शो आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से भी सुन सकते हैं। अगर आप हमारी हॉट एफ 105 की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ से भी आप लाइव सुन सकते हैं। फेसबुक पे देखना चाहें, सुनना चाहें तो www.fe.com/hotfm105 से भी आप सुन सकते हैं। अपने मोबाइल की ऐप पे डाउनलोड करके भी FM 105
से भी आप हमारा ये शो लाइव सुन सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 02111000105 के ऊपर। हमारे पास आज स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर फातिमा ज़हरा मौजूद है, एसोसिएट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट फ़ज़ाइया रुतबा मेडिकल कॉलेज कराची में ये होती हैं। शी इज़ ऑल्सो एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। आज का हमारा शो जेनेक्स फार्मा और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की जानिब से पेश किया जा रहा है। डायबिटीज़ यानी फ़र्जी बातें और हकीकतों पे बात कर रहे हैं हम। डॉक्टर फातिमा एक कॉल शामिल करते पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मधुर बात कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहता है और हमें काफ़ी चीज़ें मिलती है। अच्छा मैम, मुझे ये पूछना है फातिमा से कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसकी क्लैरिफिकेशन कर दें। बेसिकली मैंने पिछले प्रोग्राम सुना नहीं है, तो मुझे अगर आप काइंडली बता दें टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए अच्छा इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और काइंडली इसको ज़रा एलैबोरेट कर दें। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें क्या स्टेप लेने होंगे जो कि हम इसको फुलफिल कर सकें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच आपकी कॉल करने को। जी डॉक्टर फातिमा, हम फर्जी बातें और हकीकतों पे बात करें, ये पहले कॉलर का जवाब ये जवाब दे देते जी हैं, हम ठीक दे है ना। देते हैं। जी ये थोड़ा सा बता देती हूँ। डायबिटीज़ की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें दो इम्पॉर्टेंट टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वो होती है जिसके अंदर बॉडी में इंसुलिन बनती ही नहीं। यूजुअली कॉन्सेप्ट यही था कि वो बच्चों में होती है, बचपन से होती है, ठीक है। लोग कहते हैं ना डायबिटीज़ बच्चों को नहीं होती, तो टाइप 1 इनिशियल स्टेजेस में हो जाती है, इनिशियल एज में हो सकती है स्टार्ट। तो वो होती इसलिए कि सेल जो है पेनक्रियास के, जो वहाँ से इंसुलिन बननी है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अच्छा, उसका कॉज जो है वो किसी के हाथ में नहीं है ये चीज़, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ऑटो इम्यूनिटी है। खुद ही से सेल्स जो है, जैसे गद्दार आपके शहर में आ गया है, तो इस तरह की चीज़ है, तो वो आपके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है, जिसमें इंसुलिन बन नहीं रही और इंसुलिन चाहिए ऊपर से। ठीक है। दूसरी चीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ का ये है कि इंसुलिन मौजूद होती है, मगर वो इंसुलिन अपना काम नहीं करती, वो सेल्स के ऊपर जाके एक्ट नहीं करती, तो वो आपके ब्लड के ग्लूकोज के लेवल्स को कम नहीं कर पाती, तो वो होती है टाइप 2। और वो टाइप 2 यूजुअली अडल्ट्स में होती है, पहले तो यही बात थी, अब वो बच्चों में भी हो रही है। 10 साल के बच्चे भी आ रहे हैं, 15 साल के बच्चे भी आ रहे हैं, 20 साल के लोग भी आ रहे हैं। पहले हम कहते थे जी वो 25 साल या 30 साल के बाद ही होगी, तो हम सोचते थे टाइप 2, लेकिन अब वो जल्दी हो रही है। उसके ही रिस्क फैक्टर्स हैं कि जी वज़न ज़्यादा होना, एज का ज़्यादा होना, 45 अबव है, एशियन कम्युनिटी होना, ये सारे कुछ है, फैमिली हिस्ट्री होना, फैमिली में अगर डायबिटीज़ है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप कहते हैं कि जी रिस्क ज़्यादा है। तो इन लोगों को चाहिए कि वो और मुहतात हो। इनको क्या, बल्कि फिर मैं वही बात करूंगी कि एशियन पॉपुलेशन है, तो हमें ओवरऑल चाहिए सही। कि हम एहतियात करें अच्छा, इनसे खुराक में। कनेक्टेड सवाल था कि आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि हम टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट। अच्छा देखें, अब एक तो एज ऑनसेट की इम्पॉर्टेंट बात होती है, सिर्फ बच्चों में अब मसला आ रहा है। फिर ओवरवेट हमें बंदा मिलता है, वो यूजुअली थिन एंड लीन होते हैं दूसरे टाइप 1 वाले, और ये हमारी लाइफ स्टाइल की मॉडिफिकेशन पे और दवाओं से कंट्रोल हो रही होती है डायबिटीज़, जबकि टाइप 1 नहीं होगी, क्योंकि उसमें तो इंसुलिन ही चाहिए। दूसरा टेस्ट होते हैं कुछ, तो वो फिर इनको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, एंटीबॉडीज टेस्टिंग है या इस तरह की चीज़ें अगर टाइप करनी 2 है। के लिए। टाइप 2 टाइप 1 के लिए एंटीबॉडीज होती हैं, टाइप 2 के लिए एंटीबॉडीज नहीं होती, वो फिर नेगेटिव आएंगी, ठीक है। लेकिन ये कि पूरा प्रोफाइल देखा जाएगा, जो पेशेंट है उसका वेट, उसकी एज, उसकी फैमिली हिस्ट्री, और उसके बाद उसके कुछ और टेस्ट जो भी रिक्वायर्ड होंगे वो करवा के, तो चेक करके उसको जैसे बताया जा यूजुअली जो सकता है। फास्टिंग शुगर टेस्ट कराते हैं या HbA1c ये भी करा सकते हैं। ये तो फिर डायग्नोसिस हो जाएगा ना डायबिटीज़ का, हम इंसुलिन लेवल, सी पेप्टाइड लेवल्स, कुछ स्पेशल टेस्ट हैं जो हम करके डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है। कॉल डिस्कनेक्ट। अच्छा, डॉक्टर फातिमा, दूसरे उस पे जाते हैं कि खैर ये बात आप अभी भी बता चुकी हैं कि लोग कहते हैं कि जी ज़ियादती सिर्फ ज़्यादा मीठा खाने से ही होती है, तो अभी आपने बता दिया कि नहीं और भी रिस्क फैक्टर्स इसके मौजूद हैं। जी, ये एक है, इसको मिथ ही कहेंगे फिर हम, कि जो लोग मिठाई खाते हैं, जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, मीठी चाय पीते हैं या और स्वीट्स लेते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, तो लोग कहते हैं कि देखो इसको शुगर हो जाएगी, या फिर वो ये कह रहे होते हैं देखो इसको तो शुगर नहीं हुई और मैंने तो कुछ खाया ही नहीं मीठा, मुझे शुगर हो गई। तो देखें, ऐसा नहीं है कि मीठा खा लिया या नहीं खा लिया, ये मैं होने से पहले की बात कर रही हूँ, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए नहीं कह रही। जिसको डायबिटीज़ है ही नहीं, अगर वो बहुत मीठा खा रहा है तो डायबिटीज़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कि उसका इंसुलिन बनना बंद ना हो जाए या इंसुलिन उसका काम करना ना छोड़ दे। हाँ,
इनडायरेक्ट वे में ये हो सकता है कि जो ज़्यादा मीठा खाएगा उसका वेट गेन हो सकता है और वो वेट गेन उसको डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर में ऐड कर देता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर फातिमा, एक और सवाल, मतलब एक और फ़र्ज़ी बात कि मेरे घर में किसी को डायबिटीज़ नहीं है, इसलिए डायबिटीज़ मुझे तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। हाँ, ये वाली चीज़ भी हो गई है लोगों को कि फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो जी हमारी पूरी फैमिली में किसी को है ही नहीं तो हो ही नहीं सकती आपका रिस्क। वो ठीक है, आपका रिस्क कम हो गया। एशियन वाला रिस्क तो फिर भी रहेगा ना, आप पाकिस्तान से ही हैं, आप किसी और कम्युनिटी से नहीं हैं, तो हाँ फिर भी आप हाई रिस्क पे हैं। एक उसके स्कोरिंग पे अगर हम करें ना, यूके डायबिटीज़ ने भी एक रिलीज़ किया है, तो अगर सब लोग अपना कैलकुलेटर उस पे मोबाइल सेल फ़ोन पे या इंटरनेट पे डाल के रिस्क स्कोर करें ना, तो उसमें बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, वो डालेंगे तो उनको अपना अपना रिस्क पता चल जाएगा। तो फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो भी डायबिटीज़ हो सकती है और चीज़ें मौजूद हैं तो। बिल्कुल। अच्छा, एक और मिथ है कि अगर एक बार डायबिटीज़ हो गई तो पेचीदगियाँ लाज़मी आती हैं और फिर जल्दी से मतलब आना ही आना है, मस्ट है बेसिस पे। अगर आपको डायबिटीज़ है तो कॉम्प्लिकेशंस ही मस्ट हो। अच्छा, इसके अंदर जो है बात ये है कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन हैं और बहुत ज़्यादा हैं और वो हम इसको साइलेंट किलर कहते हैं क्योंकि ये अंदर जो तोड़ फोड़ कर रही होती है वो दिखती नहीं है और जिस टाइम पे वो दिखती है ना उस टाइम पे वो डैमेज हो चुका होता है। तो देखें, डायबिटीज़ से कॉम्प्लिकेशंस होना ज़रूरी नहीं है। अगर तो डायबिटीज़ अच्छी कंट्रोल में रहेगी, मैंने टाइप 1 के पेशेंट्स को भी देखा है और टाइप 2 के पेशेंट्स को भी देखा है। 10-10, 15-15 साल की डायबिटीज़ है और वो अगर परफेक्टली हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं, उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। ना उनके आइज़ में प्रॉब्लम आ रहा होता है, ना किडनीज़ में आ रहा होता है। उनकी मगर प्रोवाइडेड देखें 24 घंटे आपकी और 24 घंटे और पूरे साल के आपके 365 दिन ज़रूरी नहीं है कि शुगर कंट्रोल रहे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो मैनेज करते हैं और कंट्रोल रहेगी तो उनको कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर फातिमा, एक और बात लोग ये कहते हैं कि डायबिटीज़ का मरीज़ जितने फल खाना चाहे या खा सकता है। एक और इसी तरह के बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट लोग भी देखे गए हैं कि वो कहते हैं नहीं जी हम फल बिल्कुल नहीं खा सकते, हाँ जो जूस पी सकते हैं। अच्छा, हाँ, इस ये किस्म की सारी मिक्स बातें लोग मिक्स करने बातें लगे हैं हैं। जी। और कुछ लोग कहते हैं कि जी इसको तो डायबिटीज़ है, हमने इसके सारे फल बंद कर दिए। और कुछ लोग कहते हैं कि जी इसको चूंकि बीमार है तो हमने इसको फलों के जूस भी पिलाना शुरू कर दिए। लेकिन दोनों चीज़ें ही ना सही नहीं है। फ्रूट खा सकता है कोई, फल कोई भी एक फल खा सकता होता है यूजुअली, इट डिपेंड्स कि उसकी शुगर्स कितनी है, बिल्कुल। ठीक है, और फल कौन सा है। कुछ फलों के लिए भी कहा जाता है अब अगर मैं किसी को कहूँ कि खरबूजा ले रहा है तो पूरा नहीं ले सकता। ऑब्वियसली वो क्वार्टर प्लेट इस तरह करके हम बता देते हैं पोर्शन में कि इतना आप ले लो। तो फ्रूट्स अलाउड होते हैं प्रोवाइडेड कि शुगर्स उसकी मेंटेन्ड है। बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं उस टाइम पे अगर हमें एक वीक की स्ट्रिक्ट उसकी कंट्रोल करनी है और उसकी शुगर फलों से जो है उसकी शुगर्स बढ़ रही हैं तो फिर एक मसला है। उसके लिए अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है हर चीज़ का, वो भी आपके पास मौजूद है। जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो वाले फ्रूट्स थोड़ा कम कर दें, जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो आप आराम से ले लें रोज़। जहाँ तक जूस की बात है तो देखिए जूस में कितना फल यूज़ होता है। अगर मैं एक गिलास जूस बनाऊँ, सपोज अनार का बनाएं आप या आप ऑरेंज का बनाएं, तो 3 फल तो यूज़ हो जाएंगे ना। तो 3 फल नहीं लेने हैं उसमें, इसलिए हम जूस मना करते हैं। और बहुत दिल कर रहा है तो फिर एक ही फल का जूस बना के उसको पी सकता है डाइल्यूट करके तो पी ले। सही बात है, अगर बहुत दिल कर रहा है। वैसे आप बात सही कह रही, क्योंकि सारा फाइबर तो वैसे भी उसमें वो निकल जाता है, वो भी वो निकल किसी जाएगा। काम का भी नहीं होता। और अच्छा अभी खैर रमज़ान तो अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि जब रमज़ान आने वाला होता है तो डायबिटीज़ का मरीज़ थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि भाई रोज़ा कैसे रखेंगे, कहीं शुगर बहुत हाई ना हो जाए या लो ना हो जाए। तो क्या वाकई डायबिटीज़ का मरीज़ रोज़ा नहीं रख सकता? अंबर फिर वही बात है कि आज से पहले कुछ अर्से पहले तक ये बात थी कि जी डायबिटीज़ का मरीज़ जो है ना वो रोज़े नहीं रख सकता। जिसको डायबिटीज़ हो गई उसको रोज़े से एक्सेप्शन हो गई है, तो ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ के ये मरीज़ रोज़ा रख भी सकते हैं और रोज़े को मेंटेन कर भी सकते हैं, ठीक है ना। पहले तो था कि जी टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए इजाज़त आई, उसके लिए वर्क हुआ कि जी वो देखा गया कि टाइप 2 डायबिटीज़ वाले आराम से रख सकते हैं, गोलियों पे हैं तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी दफ़ा दोबारा जब ये तहकीकात हुई और सारा मैनेजमेंट प्लान की इम्प्रूवमेंट हुई, फॉलोअप्स हुए, तो उसमें यही देखा गया कि टाइप 1 के डायबिटीज़ के लोग या वो जो टाइप 2 वाले जिनको इंसुलिन लगती है वो भी रोज़ा रख सकते हैं। इंसुलिन की ऐसी टाइप्स भी आ गई कि जो आप रोज़े में सेफली दे पा रहे होते हैं। तरीका डिफरेंट है, यूनिट्स डिफरेंट है, दवाओं की डोजेस डिफरेंट है और डॉक्टर के साथ रुजू करना ज़रूरी है रोज़े से पहले। और हम कहते हैं आइडियली वो 3 महीने पहले मिल ले
تاکہ وہیں سے پلان شروع ہو جائے اور 3 مہینے کے اندر وہ اس قابل ہوگا کہ وہ روزے رکھ سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر فاطمہ جیسے کہتے ہیں کہ جی اگر آپ بارڈر لائن پر یا پری ڈائبٹک ہیں تو اس میں دوائی کا بالکل کوئی کام نہیں ہے, صرف اور صرف لائف اسٹائل سے ہی آپ بہتر ہو جاتے ہیں, تو کیا یہ ہر کیس میں جی ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا, اگر ہم پیشنٹ کو اوور آل لیتے ہیں نا تو پیشنٹ کی صرف شوگر نہیں ہے, پھر ہم نے اس کا بلڈ پریشر, اس کے لپڈ پروفائل, کولیسٹرول وغیرہ, اس کا ویٹ, ہر چیز دیکھنی ہے, اور اس کا لائف اسٹائل اور اس کا آکوپیشن کے وہ کام کیا کرتا ہے. تو اس کے حساب سے کہیں اگر دوا کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم دوا دے دیتے ہیں. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اس کو دیکھ لیں پری ڈائبٹیز والی جو فیز ہے نا, جس میں کہ وہ بالکل ڈائبٹک نہیں ہوا ہے مگر وہ نارمل بھی نہیں ہے, تو وہ رینجز میں جب ہے تو وہ آپ کو اگریسولی مینیج کرنا ہے تاکہ وہ پری ڈائبٹیز سے ڈائبٹیز میں نہ جائے, اس کو وہاں پہ روکے جا سکتا ہے. تو اس روکنے کے لیے اس کو لائف سٹائل جتنا وہ موڈیفائی کر لے تو اچھا ہے, اور اگر نہیں کر پا رہا ہے تو پھر دوا ایڈ کرنی پڑ سکتی ہے. اس کے اپنے انڈیکیشنز ہیں مگر وہی انڈیویجولائز کرنا پڑتا ہے, انفرادی طور پہ مریض کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کیا جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ڈاکٹر فاطمہ, ہم بریک کی طرف جاتے ہیں, ٹھیک ہے, چھوٹا سا ایک ہمارے پاس کمرشل بریک ہے, اور کمرشل بریک کے بعد باقی جو اور بھی فرضی باتیں اس پہ دوبارہ سے بات چیت کریں گے. کچھ فیس بک پیج کے اوپر سوالات بھی آ رہے ہیں, ساتھ ساتھ ان وہ بھی سوالات ڈسکس کو بھی شامل کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے سامعین. ڈاکٹر فاطمہ زہرا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ فرام فضائیہ رتبہ میڈیکل کالج کراچی, اینڈ شی از آلسو ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ, ایگزیکٹو ممبر پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی. اسٹے ٹیون ود اس. سامعین, نمبر آپ کی ہوسٹ, آپ کی پسندیدہ شو جان ہے تو جہان ہے. سامعین, آج ڈاکٹر فاطمہ زہرا آج موجود ہے ہمارے پاس, اور ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ. اور جن لوگوں نے ابھی ریڈیو ٹیون ان کیا ہے ان کے لیے دوبارہ سے بتا دوں کہ ہم نومبر کے مہینے میں ذیابطیس کے اویئرنیس کے اوپر بہت سارے شوز پچھلے 1 سے 2 مہینے سے تو آلریڈی ہی کر رہے ہیں, لیکن یہ مہینہ اسپیشلی اس لیے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے 14 نومبر کے ہم ڈائبٹیز کی شرح جس طرح پاکستان میں تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کو ہم کنٹرول کریں. آج ہم ڈائبٹیز فرضی باتیں اور حقیقتوں پہ بات کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر فاطمہ زہرا نے ہمیں کافی چیزیں کیا حقیقت ہے اس کے بارے میں بتائی. اچھا ڈاکٹر فاطمہ, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز میں اگر غذا میں پرہیز اور ورزش کی جائے تو دوا سے بچا جا سکتا ہے. یہ تو ہم نے پہلے اس سے بھی ڈسکس کیا, لیکن بہت سارے یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر ورزش جو ہے نا ہر کوئی نہیں کر سکتا, یا اسپورٹس میں حصہ نہیں لے سکتا, نارمل لائف زندگی نہیں گزار سکتا, اسپیشلی جو انسولین لے رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا بتائے گا. اس کے لیے پھر امبر, میرا خیال ہے کہ میں کوٹ کر دوں ایک ایگزامپل جو سب کو معلوم ہے, وسیم اکرم. ٹھیک ہے, وہ نہ صرف یہ کہ ان کو ڈائبٹیز ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے, بلکہ اس کے ساتھ وہ انسولین بھی لگاتے رہے. تو ایک بندہ جو کہ انسولین بھی لگا رہا ہو, اس کو ڈائبٹیز بھی ہو, اور وہ کرکٹ بھی کھیل رہا ہو جو کہ پورے دن کا گیم ہے. تو ہم تو ایک آدھے گھنٹے کی ورزش کی بات کرتے ہیں, جو پورا دن گیم کھیل سکتا ہے تو پھر تو سبھی کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول میں ہو, اور آپ جو ہے آپ کو معلوم ہو کہ کب وہ بڑھ رہی ہے, یا ہائپر گلائسیمیا کے کیا سمٹمز ہیں, اور ہائپو کب ہو جاتا ہے آپ کو, اچھا سا میل لیا ہوا ہو, اور اس کے بعد آپ نے اپنی ڈوزز ایڈیکویٹلی لیے ہوں, اور آپ نے شوگر چیک کی ہوئی ہو, تو آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, چل سکتے ہیں, ہر کام کر سکتے ہیں. ایسے کوئی کام نہیں ہے کہ جو وہ منع ہو. کچھ کنڈیشنز ایسی ضرور ہوں گی کہ جس میں انسولین کے ساتھ کچھ احتیاطی تدابیر چاہیے ہوتی ہیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اب کاؤنسلنگ کی بڑی امپورٹنس ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جی ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے, تو وہ اپنے پروفیشن کے حساب سے ایک دفعہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر کوئی مریض دوا پہ ہے یا انسولین پہ ہے تو ہائپو ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اگر اس کا کوئی ایسا پروفیشن ہے کہ جس میں اس نے رات میں ڈیوٹی کرنی ہے, یا اس کو ہائپو نہیں ہونا چاہیے, یا اس کو ہائپو کے رسک پہ وہ سم ہاؤ, تو اس کو کچھ اور دوائیں دے دی جائیں گی. کیونکہ اب دیکھیں ہمارے پاس بہت بڑی رینج ہے, دواؤں کی بہت رینج ہے, بہت ساری دوائیں اویلیبل ہیں, اور لکیلی پاکستان میں بہت ساری دوائیں اویلیبل بھی ہیں. اسی طرح انسولین میں بھی بہت ساری ٹائپس کی انسولین ہے. اب لوگوں کو ہوتا ہے وہ مہنگی اور سستی کا تو اس میں رہے گا ڈفرینس, لیکن کچھ چیزیں ایسی اویلیبل ہیں, اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کا ایکسپینس کم ہو جائے دواؤں کا, تو پھر ڈیفینیٹلی وہ جو ہے اپنی خوراک سے اور اپنی ورزش اور اس سے کریں اپنا علاج. اچھا ڈاکٹر فاطمہ, کہا جاتا ہے کہ وہ خواتین جن کو ذیابیطیز ہے وہ حاملہ نہیں ہو سکتی,
اچھا اگر آلریڈی ڈائبٹیز ہے تو پریگنینسی ہو سکتی ہے. پریگنینسی کے اندر یہ ہے کہ انکنٹرول ڈائبٹیز کے کمپلیکیشنز ہیں. اگین وہی والی بات ہے کہ اگر ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہے کسی کی تو وہ کمپلیکیشن میں جا سکتا ہے. اسی طرح پریگنینسی کے اندر بھی اس کی پریگنینسی کے کمپلیکیشن ہو سکتے ہیں اور بچے کے اوپر بھی کچھ مضر اثرات ہو سکتے ہیں اس کی بڑی ہوئی شوگر کی. تو اس لیے جو آلریڈی ڈائبٹیز جن کو ہوئی ہوئی ہے وہ پریگنینسی سے پہلے جو پلانڈ پریگنینسیز ہوتی ہیں اس سے پہلے وہ رجوع کر لیں ڈاکٹر کے ساتھ اور اپنا پلان لے لیں آگے کہ کیا, کیونکہ کچھ دوائیں ہوتی ہیں جو پریگنینسی میں نہیں دی جا سکتی, تو پھر اس کو پلان بنانا ہوگا کہ جی آگے جا کے اس کو کیا لینا ہے تھرو آؤٹ پریگنینسی. اچھا حمل کے دوران جو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی وہ وقتی طور پر ہے, تو اس کا علاج کرنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے, وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اچھا اس کے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو پریگنینسی کے اندر جن کو ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو رہی ہے اور پریگنینسی والی ڈائبٹیز ہے جو جسٹیشنل ڈائبٹیز کہلاتی ہے, وہ ڈائبٹیز اکثر کیسز میں تو ختم ہو جاتی ہے پریگنینسی کے بعد, ڈیلیوری کے بعد, لیکن اس کا رسک رہتا ہے تھرو آؤٹ دا لائف جو کہ انیشیلی زیادہ ہوتا ہے, آلموسٹ 30% جا کے جو ہے وہ ڈائبٹیز میں کنورٹ ہو سکتا ہے, ٹائپ 2 ڈائبٹیز. اس لیے ہم پریگنینسی کے ٹائم پہ ہی فیمیلس کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو اس کے بعد بھی 1-2 دفعہ شوگر چیک کرانے آنا ہے, یا تو خود کر لیں اور لیبارٹری سے کر کے دیکھ لیں رینجز میں, اگر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, اگر اوپر آ رہی ہے تو پھر آپ آ کے ڈاکٹر کو دکھا لیں. تو رسک ان کے اوپر بہرحال رہتا ہے اگلی پریگنینسی میں بھی ڈائبٹیز ہونے کا اور ان بٹوین بھی. تو بہت ساری پیشنٹس جو ہوتی ہیں وہ ہاں ڈیلیوری کے بعد انہوں نے کبھی چیک ہی نہیں کرائی ہوتی, تو وہ جب اگلی پریگنینسی میں ہوتا ہے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ بیچ میں ڈائبیٹک ہو چکی ہیں تو اب یہ ٹائپ 2 میں جا رہی ہیں یا ان کو جیسٹیشنل ہو گئی ہے. یہ پتہ نہیں چلتا, بالکل آپ مشکل ہو جاتا ہے, مطلب وہ تو ہے پھر طریقہ ہمارے پاس ڈائگنوز کرنے کے لیے. بالکل. اچھا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر فاطمہ کہ جیسے ابھی میں بریک سے پہلے آپ کو جب ہم نے شو اسٹارٹ کیا تھا تو اپنی والدہ کا ذکر بھی آپ سے کری تھی کہ وہ صبح کیا کری تھی, تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں ٹوٹکے, ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ مختلف ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں. جی بھنڈی رات کو بھگو کے اس کا پانی پینا ہے, تو کریلے کا پانی پینا ہے, تو کوئی پھکی کھانی ہے, تو نیم کے پتے کھانے ہیں, تو کیا یہ دوا کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پھر بات ہوئی ہے اگر تو لائف اسٹائل سے ان کو لگتا ہے کہ وہ اتنا کنٹرول کر لیں گے, وہ اتنی محنت کر رہے ہیں کہ 10 منٹ لگا رہے ہیں کوئی چیز کاٹ کے رکھنے میں, پھر 10 منٹ لگا رہے ہیں اسے بھگونے میں, پھر 10 منٹ اسے کھانے میں تو یہ 30 منٹ جو گئے ہیں یہ 30 منٹ تو وہ واک کر لیتے. تو ٹوٹکوں کا اپنا رول ہو سکتا ہے تھوڑا بہت کسی حد تک, تو وہ ان ایڈیشن ہوگا نا. اب اگر کسی کو بہتر کر ہاں وہ کر لیں, دیکھیں پھر وہ یہی بات ہے کہ وہ میانہ روی میں کھا لیں نا, وہ والی سبزی کھا لیں, ٹھیک ہے. شوگر لیول بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بلڈ شوگر کنٹرول کرتی ہیں اور وہ انسولین ریزسٹنس بھی کم کرتی ہیں. تو اگر تو ان کی شوگر اتنی ہائی ہے کہ دوا کی ضرورت ہے تو پھر دوا کی ضرورت تو ہے, مگر بات یہ ہے کہ یہ کمبینیشن, یہ ایک ڈیل ہے. یہ کمبینیشن ڈیل جو ہوتی ہے نا جس طرح, یہ اس طرح ہے کہ یہ ایک چیز نہیں ہوگی. وہ جو کامبو ڈیلز چلتی ہیں نا کہ آپ نے علاج بھی کرنا ہے دواؤں سے, آپ نے ایکسرسائز بھی کرنی ہے, اور آپ نے اپنی ڈائٹ میں بھی خیال رکھنا ہے. تو اس کے بغیر ایک بھی کمپوننٹ میں نکال دوں تو ڈیل تو نہیں کمپلیٹ ہوگی. بالکل ایسے ہی ڈیل تو ڈیل ہے, اس میں سب چیزیں شامل ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر فاطمہ, انسولین کا نام تو ویسے آپ کو پتہ ہے کہ لوگ سن کے طرح خوف میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ویسے ہی انجیکشن لگنے سے تو ایک نارمل انسان تو بھاگتا ہی ہے, وہ کہتے ہیں روز ہی انجیکشن لگانا پڑے گا. تو کیا اگر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب انسولین کا استعمال ہے دس از دا لاسٹ اسٹیج, اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اور اب کیا ہوگا, تو کیا ایسا صحیح ہے کہ یہی انسولین از دی لاسٹ اسٹیج آف دا ڈائبٹیز؟ جی یہ ڈائبٹیز کو جو اسٹیجز میں لاسٹ اور یہ فرسٹ اسٹیج میں ڈیوائڈ کیا گیا, ایسا کوئی کانسیپٹ, ایسا کوئی میڈیکلی اس طرح کا کچھ نہیں ہے کہ جی دس از دا فرسٹ اسٹیج آف ڈائبٹیز, دس از سیکنڈ اینڈ دس از تھرڈ. ایسی کوئی کلاسیفیکیشن ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. ڈائبٹیز ہو گئی ہے, یہ ضرور ہوتا ہے کہ ڈائبٹیز مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے یا سیویئر ہے, ہائپر گلائسیمیا لیولس, HbA1c کے لیولس کے ساتھ. انسولین اگر آپ کو اسٹارٹ ہو گئی تو آپ واپس ادویات پہ آ جاتے ہیں اس پہ, یا ہمیشہ ہی انسولین لینی ہے؟ اچھا اس میں پھر وہی بات ہے کہ اگر ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے تو انسولین لینی ہی ہے. پہلے وہ صرف بچوں میں ہوتی تھی, اب ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی بھی ایک قسم ہے جو کہ آگے جا کے ڈائگنوز ہوتی ہے. 30-35 سال کے بعد بھی بندے کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو سکتی ہے, تو پھر اس کو تو انسولین لینی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے رجوع کر کے اپنی کلاسیفیکیشن تو پہلے کرا لیں, آئیڈینٹیفائی کرا لیں. تو اس میں انسولین فرسٹ اور سیکنڈ اسٹیج کی بات نہیں ہے, وہ لینی ہے لائف ٹائم سے, ٹھیک ہے. ڈوزز کم یا زیادہ ہو جائیں گی اگر اس کے لائف اسٹائل پہ
जो भी उसने मॉडिफिकेशन कर दी। तो टाइप 2 के अंदर जो है यूजली दवाओं का असर हो जाता है। अच्छा, जब दवाओं का असर ख़त्म होने लगे, यानी कि जब इंसुलिन बनना बंद हो जाए, पहले तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है ना, तो दवाओं से कंट्रोल कर सकते हैं हम, लेकिन जहाँ पे उसकी इंसुलिन बनना ही बंद हो जाती है तो फिर इंसुलिन ज़रूरी हो जाती है। और वो जो वापस आ सकते हैं ना दवाओं पे, वो लोग हैं कि जिसको कोई ऑपरेशन कराना है या कोई और इंडिकेशन है, बहुत हाई शुगर्स हो गई किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो फॉर टाइम बीइंग थोड़े टाइम के लिए उसको इंसुलिन पे रखा जाता है और फिर वो वापस गोलियों पे आ सकता है। तो ये मुमकिन है, लेकिन कंडीशंस हैं हर चीज़ की। बिल्कुल। एक कॉल लेती जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब बात कर रहे हैं? हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैंने डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जो है ना ये शुगर है, तो ये हमेशा जो है ना 300 प्लस रहते हैं। एक तो हमारा वजन भी इतना नहीं है, वजन हमारा तकरीबन 33 किलो है। ठीक है। और दूसरी बात ये है, मुझे किसी ने मशवरा दिया था कि आप खाना छोड़ दें, रोटी खाना। क्या मैंने छोड़ वो भी दें? करके देखा, खाना छोड़ दें? मतलब आप रोटी खाना छोड़ दो। अच्छा, अच्छा। तो आप मैंने वो भी कोई मैंने दवाई वो भी करके देखा। दवाई इस्तेमाल करते हैं शुगर की? जी, गोलियां वगैरह तो मैं ले रहा हूँ। ओके, ये 300 आपकी सुबह आती है नहार में? अगर हो सके तो आप मुझे जाना था वो बता के मैं वहाँ हॉस्पिटल में आपसे आके ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर होगा। कराची से हैं आप? जी, मैं कराची में ही रहता हूँ। ठीक ठीक। बिल्कुल सही है। और डॉक्टर फातिमा, अपनी क्लिनिक आपकी कब होती है फ़िज़ाइया में? हाँ, देखिए फ़िज़ाइल लुत्फ़ा मेडिकल कॉलेज में तो पीर के दिन सुबह में हम क्लिनिक कर रहे होते हैं, और वैसे जो है प्राइवेट जो है दारुल सेहत में शाम में क्लिनिक कर रही होती है। अच्छा, दारुल सेहत हॉस्पिटल शाम में कितने बजे? शाम में ये 5 से 6 होता है, हर मंगल रोज और होता है? नहीं ट्वाइस अ वीक, Twice. मंगल और जुमेरात। इन्होंने पूछा है तो अब इनको बता दिए। ठीक है। तो ये जहाँ भी आना चाहे आ सकते होते दारुल हैं। सेहत। दूसरा ये है कि जो ये बात करें, अब देखिए इन्होंने अपना वजन बताया है, एज हमने इनसे नहीं पूछी। जाहिर है अब ऑनलाइन पे बहुत सारे सवालात हैं जो करने होते हैं, तो वो नहीं हम कर पाते। तो अगर मुझे इनकी एज भी पता होती और दवाएं की कौन सी ले रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इनका वजन है कम, अगर तो ये वेट लॉस हुआ है तो हमें देखने की ज़रूरत है कि ये इंसुलिन वाली रिक्वायरमेंट पे तो नहीं है कि इनके अंदर इंसुलिन ही नहीं है। 300 शुगर 300 शुगर्स आ रही हैं, गोलियां ये ले रहे हैं वो काम नहीं कर रही। अब वो 2 दवा ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, क्योंकि डोजेस मैक्सिमम तक जाना होता है, तो ये उस पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। और खाने में रोटी खाना देखें नहीं छोड़ना। खाने को कभी भी हम ये नहीं कहते कि कोई चीज़ बिल्कुल छोड़ दो। लोग चावल छोड़ के आ जाते हैं, रोटी छोड़ के आ जाते हैं, फिर वो डेली लाइफ में क्या खाएंगे, क्योंकि हमारे स्टेपल फूड ही यही 2 ही चीज़ें हैं। सही बात। तो आप रोटी की मिकदार कम कर सकते हैं। आप और चीज़ें भी देखें कि और कौन सी चीज़ ले रहे हैं कि जिसकी वजह से आपकी शुगर हाई हो रही हो। एक दूसरी बात ये है कि ज़्यादा चांसेस ये लग रहे हैं कि इनको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट वाली फेज़ ना आ गई हो, कि इनको इंसुलिन इनके बॉडी में अगर बननी बंद हो गई है तो ऊपर से इंसुलिन देने की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन ये दोनों चीज़ें देखने के लिए इनको अगेन वही कि कंसल्ट करना पड़ जाएगा। तो ये मुझे ये किसी को भी डॉक्टर को दिखा देंगे तो वो इनकी चीज़ें ये देख लेंगे कि जी इनकी बावजूद इनके मील कंट्रोल्स के इनकी शुगर्स दवाओं से क्यों नीचे नहीं आ रही। ठीक है, तो आपने बता भी दिया, अगर ये जी। आपके पास भी आना चाहें तो कराची में जी, ही जी। रहते हैं। अच्छा डॉक्टर फातिमा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कहा जाता है कि जो डायबिटीज़ का मरीज़ है वो खून का अतिया जो है वो नहीं दे सकता। एक पहले कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं हकबर अली खान बात कर रहा हूँ कराची से। जी अक्बर साहब। मैं तकरीबन 18 साल से शुगर का पेशेंट हूँ ठीक है। और मैं गाँव में मेरी डॉक्टर है जिसके पास मैं जाता हूँ। मैंने सारे अभी भी रिपोर्ट पर जो अभी भी मैंने वो उसकी सारी वो टेस्ट करवाए, मेरे सही आते हैं। लेकिन मैं इंसुलिन मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट की थी आज से 12 साल पहले, ठीक है। और मैं 12 साल से इंसुलिन ले रहा हूँ। मेरी बिल्कुल ना वेट में कमी आई है और ना मेरी शुगर बढ़ती है। मैं डेली चेक करता हूँ, एक दिन फास्टिंग में करता हूँ, एक दिन रैंडम में करता हूँ। ठीक। और फास्टिंग में मेरी होती है 90 से लेके 132 तक, और रैंडम में मेरी होती है कभी कभार 200 टच कर लेती है, लेकिन ज्यादातर 150, 140, 135, 160, 170 इस तरह। तो आपकी शुगर्स कंट्रोल्ड है ना? जी जी बिल्कुल। तो मैं सुबह में लेता हूँ 15 यूनिट, रात में लेता हूँ 10 यूनिट, ठीक है। और सुबह में मैं एक गोली भी लेता हूँ अपना इनोसिटा। ठीक है।
तो मैं दूसरों को भी ये मशवरा देना चाहूँगा कि भाई अगर आप पहले तो अपना टेस्ट करवाना चाहिए हर आदमी को, वो 3 महीने वाला टेस्ट हर जो जिसको शुगर है उसको टेस्ट कराना चाहिए, और फिर जो डॉक्टर सजेस्ट करे, अगर आपने जिंदा रहना है और सही तरीके से जिंदा रहना है तो फिर आपको डॉक्टर की सजेशन पे चलना चाहिए। मुझे बिल्कुल महसूस ही नहीं होता कि मैं शुगर पेशेंट हूँ। कभी कभार मेरी शुगर लो हो जाती है, लो ऐसी हो जाती है कि कभी कभी 65-70 पे चली जाती है, लेकिन मैं फौरन उसको, मुझे समझ आ जाती है, मैं फौरन जो है फिर उसका कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। तो लिहाजा मैं आपकी तवक्को से तमाम लोगों को डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है और अपने वो टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता हो आप किस कंडीशन में। बिल्कुल जी, अकबर साहब बहुत शुक्रिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, बहुत शुक्रिया। और ये भी बड़ी एक मोटिवेशन की बात होती है कि एक शख्स इंसुलिन लगा रहा है 12 साल से और शुगर भी मेंटेन है, उनको लगता ही नहीं कि वो शुगर के मरीज बस हैं। देखें, अभी इन्होंने भी हमारी बात को सपोर्ट कर दिया है, बहुत बिल्कुल। अच्छा किया कॉल करके सारे लोगों को बता दिया कि जी मैंने 12 ईयर्स से 18 ईयर्स की शुगर चल रही है, उसमें 12 ईयर्स से इंसुलिन पे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉम्प्लिकेशन फ्री हैं। तो देखें, ये टाइमली अगर इंटरवेंशन हो जाए या ट्रीटमेंट मैनेजमेंट जो है एक्यूरेट ले ली जाए तो और ये सबसे अच्छी बात ही मैंने कहा कि डॉक्टर से फॉलो जी, और डॉक्टर के साथ फॉलो पे रहें। देखिए डॉक्टर हर महीने तो नहीं बुलाएगा, अनटिल एंड अनलेस के 3 बहुत ज़्यादा महीने के बाद, कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपने 3 महीने में दिखा लीजिए अगर मसाइल हैं। अब तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स हो जाते हैं, तो मतलब बिल्कुल जी। पॉसिबल है। बिल्कुल सही आप कह रही हैं डॉक्टर फातिमा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सामीन हमारे साथ ही रहिए, स्टे ट्यून्ड विद अस। सामीन, अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान है। सामीन, आज का हमारा शो जेनेक्स फार्मा और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की जानिब से पेश किया जा रहा है। और सामीन उन लोगों के लिए, उन सामीन के लिए जो अभी हमारा आपने रेडियो ट्यून इन किया है 105 से शो आप सुन रहे हैं। डॉक्टर फातिमा जहरा आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। और 10 मिनट हैं हमारे पास मजीद, आपके सवालात भी कॉल से शामिल कर सकते हैं। 02111000105 फेसबुक पे आप लाइव देख रहे हैं और FM 105 के मैसेज भी भेज सकते हैं 8881 के ऊपर अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाकर HOT हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए और अपना पैगाम 8881 के ऊपर भेज दीजिए। अच्छा डॉक्टर फातिमा, मेरा सवाल था ब्रेक से पहले, कॉलर की कॉल आ गई थी जो बहुत अच्छी कॉल थी और मैं समझती हूँ कि हमारा एक मकसद आज के शो का तो पूरा हो गया। आपकी बात जी। जो आपने कही सुबह शुरू से लेकर आखिर तक, उन्होंने इसको बता दिया कि दिस इज ट्रू। जी। और डॉक्टर फातिमा, क्या ज़ियादतीस का मरीज खून का अतिया दे सकता है? अच्छा, ब्लड डोनेशन की बात ये है कि कोई भी हेल्दी पर्सन दे सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर शुगर का मरीज देगा तो ऐसा नहीं है कि उसके ज़रिए शुगर कहीं पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। हाँ, ये थोड़ा सा मिथ होता है लोगों को कि शायद वो चले जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके लिए उसका हेल्दी होना ज़रूरी है कि वो उसकी कंट्रोल में हो, कोई उसको हार्ट डिजीज़ साथ में नहीं है, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं है, तो वो दे सकता है खून का अतिया। ठीक है, वो खून का अतिया इसका मतलब है कि दे सकता है। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल है कि जब इंसुलिन लोग इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को एक खौफ ये भी होता है कि इंसुलिन के इस्तेमाल से आपका वज़न बढ़ जाता है। क्या ये फ़र्ज़ी बात है या हकीकत है? अच्छा, ये ना इंसुलिन की टाइप पे डिपेंड करता है। 1-2 टाइप्स ऐसी हैं इंसुलिन की कि जिससे के इस्तेमाल से वेट गेन होता है, वज़न बढ़ता है। तो अगर वज़न बढ़ रहा है और उनको प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि एक वो लोग होते हैं जिनका वज़न बहुत कम हो गया होता है शुगर की वजह से। तो जिनका वेट लॉस हुआ होता है, उनको अगर हम वो देते हैं तो उनका वेट एप्रोप्रिएट हो जाएगा ना, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर जिनका वज़न ऑलरेडी ज़्यादा है, तो उनके लिए फिर वैसी दवाएँ भी मौजूद हैं और उनके लिए इंसुलिन भी मौजूद है, जिससे वेट गेन इतना नहीं मिलेगा उनको ना। तो अब ये चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है कि इसीलिए मैं कह रही हूँ बार-बार कि इनफरादी तौर पे हमें मरीज़ को देख के ट्रीटमेंट सजेस्ट करना होता है। वो जो हमें पर्चे पे लिख के दे देते हैं या वैसे कह देते हैं ना कि जी इस मरीज़ की शुगर ज़्यादा है, अब इसके लिए बता देना। तो ऐसा करना मुमकिन नहीं है, ठीक है ना? तो जब तक मेरे सामने मरीज़ पूरा नहीं होगा, उसकी पूरी डेमोग्राफिक्स मुझे ना पता हो, तो उसके लिए एडवाइस देना मुश्किल है। बिल्कुल। अच्छा, ज़ियादतीस का मरीज़ कहा जाता है कि बीफ का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऐसा ही है? उससे अच्छा शुगर जी, बढ़ती है। ये बड़ा सवाल आता है कि जी अब हम गाय का गोश्त खाना छोड़ दें, हम रोटी खाना छोड़ दें, जैसे उन्होंने कहा था, चावल खाना छोड़ दें। तो देखिए छोड़ने वाली कोई चीज़ हम नहीं कहते, अब तो इसमें बहुत रिलैक्सेशन हो गई है, बहुत एतदाल। आपकी अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि जी तुम इतना पोर्शन जो है परसेंट इसका ले लो, इतना उसका, लेकिन चीज़ों को कंट्रोल लेवल में लें। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ वो बीफ खाएगा और वो बोटियों से भरी प्लेट खाएगा, ये मुमकिन नहीं है और ये अलाउ नहीं है, ठीक है। 1-2 बोटी ले रहा है, उससे कोई बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं हो जाएंगे।
इट डिपेंड्स, क्योंकि अगर उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है शुगर के साथ साथ, तो बीफ शुगर के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। तो ये रीज़न होता है मेनली कि अक्सर लोगों को बीफ मना कर दिया जाता है। लेकिन जो हफ्ते में 1 से 2 पीस ले रहा है गोश्त के, तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे वो हो जाएगा, क्योंकि कुछ डाइटरी रिकमेंडेशंस जो हैं वो बाहर के लिए। वेस्टर्न उसमें अगर वो लोग ब्रेड तो इतनी नहीं ले रहे होते, तो वो तो मीट जैसे स्टेक टाइप का पीस ले रहे हैं लोग, तो वो तो डेफिनेटली इफेक्ट करेगा उनकी उसको, शुगर्स को भी और कोलेस्ट्रॉल्स को भी। यानी इत्तेदाल पसंद भी ज़रूरी हाँ, है। बस बात ये है कि एतदाल होना पोर्शन। चाहिए। पोर्शन कंट्रोल है कि आपने हर चीज़ हर रोज़ नहीं खानी और ज़्यादा भर के नहीं खानी। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल है कि मतलब उस पे फल का ही सवाल है, एक दफ़ा फिर पूछ लेते हैं कि शुगर का मरीज़ 1 फल खा सकता है या 2 फल खा सकता है दिन में? अच्छा, देखिए ये सवाल बहुत ज़्यादा होता है। आइडियली तो यही कहा जाता है 1 फ्रूट इज़ अलाउड ना। अब कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि जी हम 2 फल खा रहे हैं। अब बात ये कि आपकी कैलोरी इंटेक है किस चीज़ से। अगर मैंने 3 टाइम का खाना खाया है, जो कि हमारे कल्चर में है कि हमने 3 टाइम का पेट भर के खाना खाया है। तो अगर हम 3 टाइम का पेट भर के खाना खा रहे हैं, उसके साथ हम 2-3 फल भी खा रहे हैं, उसके साथ हम कुछ एक्स्ट्रा शुगर भी ले रहे हैं, तो वो तो फिर अलाउ नहीं है। तो अगर आप अपना 2 टाइम का खाना खा रहे हैं और उसमें आपने 2 फल ऐड कर लिए हैं और आपकी शुगर्स कंट्रोल हैं, तो इट्स ओके। एविडेंस थोड़ा सा डिफरेंट भी आपको कह सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो हमने देखा है वो जो लोग कम खा रहे होते हैं या नॉर्मल खा रहे होते हैं, नॉर्मल अपनी मतलब एज और अपनी एक्टिविटी के हिसाब से, और उसमें एक्टिविटी भी कर रहे होते हैं, तो वो उनका कंज्यूम हो जाती है ना चीज़, बिल्कुल और ऐसे। दवा भी ले रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर फातिमा, जैसा अभी आप कह भी रही थी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी, इनको डायबिटीज़ है, ये वाला काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इनको घर पे ही रखते हैं ताकि बीमार हैं ये। तो ऐसे मरीज़ों के लिए क्या हदायत है? बच्चों को, अगर किसी बच्चों को है तो स्पोर्ट्स नहीं खेलने देंगे, वॉक नहीं करने देंगे, तो इस पे कुछ कहना चाहिए? ये वाली बात सही कह रही हैं आप, क्योंकि जब डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होता है, तो वो बंदे के लिए एक समझे अलार्मिंग चीज़ हो जाती है ना, एक उसके लिए वो बनता है जैसे बिजली गिर गई, समथिंग लाइक दैट। तो क्योंकि ज़ाहिर है कि एक बीमारी डायग्नोज हुई है, लाइफ टाइम चलनी है, कॉम्प्लिकेशंस का लोगों को ज़्यादा डर होता है, इंसुलिन का खौफ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई काम ही नहीं कर सकता। वो एक्सरसाइज भी कर सकता है, वो स्पोर्ट्स में भी जा सकता है, और वो जो उसकी जॉब है वो उसको कर सकता है। बात वही है कि उसके अंदर उसने मॉडिफिकेशन करना है अपनी ट्रीटमेंट प्लान के अंदर, अपनी रूटीन के अंदर। रात की ड्यूटीज आ रही हैं, तो उसको क्या दवा किस टाइम वो अपने डॉक्टर को बताएगा, तो डेफिनेटली आपको उसी हिसाब से दवा दी जाएगी और उसी तरह की दवा दी जाएगी उसी ड्यूरेशन के लिए कि जिसमें आपने कवर करना है। और अगर कोई स्पोर्ट्समैन है तो उसको उसके हिसाब से दी जाएगी, या प्लेयर्स भी होते हैं, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ होती है, तो आप उसको मैनेज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि डायबिटीज़ का लेबल लग गया तो ये इतना बीमार है कि अब ये जो है बस घर में इसको बिठा लो और इससे कोई काम ना कराओ, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर फातिमा, हमने काफ़ी हद तक फर्जी बातें डिस्कस करी, कोई ऐसी और मिथ जो आपके ज़हन में हो जो मैं आपसे ना पूछ सकी हूँ, तो अगर आप बताना चाहें? हमने कवर कर मोस्टली लिया। तो हमने कवर कर लिया, अपने सारे क्वेश्चन भी कर लिए। लोगों सही। के जहन में कोई नया सवाल आ जाए तो आई आप, कांट से एनीथिंग हाँ बिल्कुल, अगर आप लाइक भी कोई ऐसी मिथ जो आपके दिल में हो कि यार इसके करने से मेरी शुगर कंट्रोल रहती है, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं 0211110015 के ऊपर। अच्छा डॉक्टर अज़रा, डॉक्टर फातिमा सॉरी, कुछ सवालात हैं, मैं चाहूँगी कि इसके अगर आप जवाब दे दें कि टाइप 2 डायबिटीज़ के कुछ सिम्टम्स, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में टाइप 2 ही ज़्यादा जी। नज़र आ रही है, तो उसके कोई बेसिक सिम्टम्स आप बता सकती हैं? वैसे तो आपने यही कह दिया कि आप एशियन हैं, तो आपको रिस्क तो है ही है, है लेकिन टाइप 2 कोई का। ऐसे सिम्टम्स जिससे हमें थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए? देखिए सिम्टम में तो ये कि उसकी प्रेजेंटेशन ये होगी कि उसे भूख ज़्यादा लग रही है, थकन बहुत हो रही है, यूरिन ज़्यादा आ रहा है, ये वाली चीज़ें उसके लिए मसला बन सकती हैं। दूसरा, अगर पर्टिकुलरली हम बात करें टाइप 2 की, तो जनरल रूल ये है कि जी टाइप 2 का मरीज़ जो है वो ओवरवेट होगा या वज़न बढ़ रहा होगा उसका, या पेट का सर्कमफ्रेंस जिसकी हमने बात नहीं की है, तो वेस्ट सर्कमफ्रेंस देखें तो वो भी बढ़ रहा होता है। अगर एज के जो लिमिट्स हैं उससे ज़्यादा होगा वो, तो भी पेशेंट प्रोन होगा टू ये डायबिटीज़ उसको हो सकती है टाइप 2। तो ये कुछ फैक्टर हैं कि जो ज़ाहिरी तौर पे उसको लगेगा, लेकिन दुबले लोगों को भी टाइप 2 हो सकती है, तो इसलिए फिर वहाँ पे ये कंट्रोवर्शियल चीज़ हो जाती है। और एज ज़्यादा है तो यूजुअली टाइप 2 ही हो रही होती है। अब हम यूजुअली की बात कर रहे हैं, अब बचपन में भी टाइप 2 आ गई है, लेकिन अभी भी अगर हम रेशो वाइज करें तो प्रोपोर्शन हायर एज में ज़्यादा है, तो वो टाइप 2 ही हो रही होती है, वज़न का बढ़ना और कुछ पिगमेंटेशन हो रही होती है स्किन की, एकांथोसिस जिसे हम कहते हैं,
तो वो नेक पे और एक्सिला पे जो बगले हैं तो कुछ जगहों पे देखता है डॉक्टर, नोट भी करता है, तो पिगमेंटेशन होने लग जाती हैं पेशेंट्स को। तो ये चीज़ें कुछ हैं कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो शो कर रही होती है ना, वजन का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स हाई होना या और ब्लड प्रेशर हाई होना, ये सब टाइप 2 के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। बिल्कुल आप सही कहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर फातिमा, हमारे शो पे आई हैं। हमारे पास अभी 2 से 3 मिनट है, मैं चाहूँगी इसको सम अप कर दें और आपका कोई स्पेशल पैगाम इस मंथ के हवाले से, तो स्पेशली मैं चाहूँगी कि रिक्वेस्ट की स्क्रीनिंग कितनी अहम है, उस पर भी एक इस पर कुछ बात करें। स्क्रीनिंग बहुत अहम है। अगर ये स्क्रीनिंग के ज़रिए डायबिटीज़ को डायग्नोस कर लेंगे तो एक्शन प्लान हो जाएगा ना कि अभी क्या करना है, फ़ौरन से फ़ौरन कोई एक्शन कर लिया जाएगा। अगर तो रिस्क पे आ रहे हैं या बॉर्डर लाइन में आ रहे हैं, अगर डायबिटीज़ हो गई है तो भी कंट्रोल करना है। और स्क्रीनिंग के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि अब आप रेस पे जाएं वेबसाइट पे और वहाँ से सर्च करें कि डायबिटीज़ रिस्क स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है। उसको सेल्फ फिल करना होता है, आपने कुछ उसमें मेजरमेंट्स हैं और उससे रिस्क निकल आ जाता है। और रिस्क के साथ उसमें एक्शन भी दिया हुआ है, कुछ जगहों पे मेंशन किया हुआ है कि ये आप कर लीजिए अपने कंट्रोल करने कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है या लाइफस्टाइल सही करने की लाइफस्टाइल कर लें ज़रूरत कि है। आपको कौन सी फैक्टर को एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हैं। तो स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम साल में एक दफ़ा शुगर ज़रूर चेक कराएं, लेबॉर्ट्री से चेक करवा लें एक दफ़ा, तो इंसान को पता चल जाएगा कि उसको डायबिटीज़ हो रही है, होने जा रही है या नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर फातिमा, कैसा लगा शो पे आके? कुछ रेडियो की इम्पोर्टेंस पे कुछ नहीं? रेडियो की इम्पोर्टेंस अभी कॉल्स और उससे आपके क्वेश्चन से अंदाज़ा हो गया है हर दफ़ा होता है। आज के दौर में भी रेडियो अपनी उसी अहमियत का हामिल है कि इसके ज़रिए मुल्क के दूर दराज इलाकों में इंफॉर्मेशन जा रही है और लोग सुन रहे हैं। और जहाँ तफरीह ज़रूरी है वहाँ पे ये सेहत की अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए ये बहुत अच्छा है और हमारे वर्ल्ड डायबिटीज़ डे में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर फातिमा कि आप जब भी आती हैं हमारा बेहतरीन शो होता है, सामीन के लिए बेहतरीन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। थैंक यू। जेनेक्स फार्मा के भी बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी का कि हर साल बेहतरीन उनके डॉक्टर्स एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हमारे शो पे आते हैं। और सामीन, डायबिटीज़ बार बार हम दोहरा रहे हैं, शुगर आपको इसका नाम आप बार बार सुनते हैं, हर वक्त सुनते हैं, और खुदारा इसको डिनाइल की फेस में मत जाइए। ये मत समझें कि सुन लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये मत सोचिए कि ज़िंदगी तो एक दफ़ा मिलती है, अभी नहीं खाएंगे तो कभी कब खाएंगे। ठीक, ज़रूर खाइए लेकिन एतदाल से खाइए। इतना खाइए कि आपकी सेहत पर उसका असर ना आए। ठीक है, ज़िंदा रहने के लिए खाइए, खाने के लिए ज़िंदा मत रहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। और जब हम सेहत की बात करते हैं तो हमेशा ये चीज़ ज़रूर कही जाती है कि सेहत हज़ार नेमत है, और आपका जो जिस्म है वो एक वो वाहिद मशीन है जिसका स्पेयर पार्ट इतने आराम से मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। गाड़ी का स्पेयर पार्ट तो हम कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन जिस्म का स्पेयर पार्ट, आपकी जो जिस्म है, उस इतने आराम से मार्केट में नहीं मिलता। तो उसको खौफजदा मत कीजिए। इसमें होने वाली छोटी छोटी सी कोई भी चेंजेस आती हैं तो इस पर फ़ौरन से गौर व फिक्र करें, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। ठीक है, आज का शो करने का मकसद यही था कि जो सुनी सुनाई बातें हैं, जो फर्जी बातें हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए, डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। बहुत सारी ऐसी कॉल्स भी आ जाएँ जिससे मुझे बहुत खुशी हुई कि अकबर साहब ने कहा कि डॉक्टर के साथ रुजू रखना, उसके से कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ज़ियादतीस के मर्ज़ में। अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कल जुमे के दिन हेल्थ फॉर एवरीवन में फिर दोबारा मिलेंगे और मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर फातिमा हमारे शो पे। अल्लाह हाफ़िज़।